ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट, पिछला जो लेक्चर था उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 26 तक, जो चैप्टर नंबर 2 है उसके जितने भी क्वेश्चन थे उन्हें 26 तक हमने सॉल्व किया था, उनका सॉल्यूशन हमने देखा था। आज की वीडियो के अंदर हम बेटा बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 से आगे वाले, जो क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट होगा। ठीक है, आपने यदि उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उस वीडियो का लिंक दे रखा है, वहां पे जाकर के आप उसके एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो मैं मंगल सुधर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, आदाब, अभिनंदन इस्तेमाल करता हूं आपके अपने प्यारे से खूबसूरत से अच्छे से चैनल्स मेंटोर मंगल पे। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और बेटा आज का जो क्वेश्चन नंबर 27 है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो एक बार मैं देख लेता हूं कि क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 27 जो बेटा दे रखा है हमारे को, वो दे रखा है, एक बार मेरे को देखने दो है ना, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है देख लेते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 27 जो बेटा दे रखा है वो दे रखा है कि एक 4 माइक्रोफैरड के संधारित्र को, एक संधारित्र दे रखा है बेटा, उसकी धारिता 4 माइक्रोफैरड है, उसे 200 वोल्टेज संभरण से आवेशित किया गया है। मतलब उसको 200 वोल्टेज की एक बैटरी है उससे आवेशित किया गया है, फिर संभरण से हटाकर इसे एक अन्य अनावेशित 2 माइक्रोफैरड के संधारित्र से जोड़ा जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है, पहले संधारित्र की कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा और विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ह्रास होता है। आपको बोला है कि कितनी ऊर्जा है, उस ऊर्जा का ह्रास होता है। देखिए बेटा यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट देखो, मैंने एक डेरिवेशन भी करवा रखा है। जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिखोगे कोई भी 2 गोलीय चालकों को जोड़ा जाता है तो आवेशों का पुनर्वितरण किस तरीके से होता है, तो वहां पे जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो वहां से बेटा जब हम सीखते हैं कि जैसे हमारे पास में एक कोई भी गोला है और उसकी धारिता कितनी है बेटा, C1 है, इसका विभव कितना है, V1 है विभव, ठीक है। और एक हमारे पास में दूसरा और गोला है और इसका धारिता मैं मान लेता हूँ, कंसिडर करता हूँ C2 है और इसका विभव मैंने कंसिडर किया V2 है। जब इन दोनों को हम किसी तार की सहायता से जोड़ते हैं तो धन आवेशों का प्रवाह होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो बेटा यहां पर भी क्या होगा, धन आवेशों का प्रवाह होगा। यहाँ पे जैसे मैंने मान लिया कि धन आवेश है इसके ऊपर, ओके, इसके ऊपर धन आवेश है, मैंने मान लिया कि इसके ऊपर जो आवेश है वो Q1 है। इसी प्रकार ये जो Q1 आवेश है, मान लेते हैं कि इसके ऊपर जो आवेश है वो कितना है, Q2 है, ऐसा हम मान लेते हैं। इसके ऊपर जो आवेश है बेटा वो कितना है, Q2 है। और मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि पहले गोले का विभव ज्यादा है, दूसरे गोले का विभव कम है। तो आप जब इन दोनों गोलों को तार की सहायता से जोड़ते हैं तो धनावेशों का प्रवाह इस गोले से इस गोले की ओर होता है और यह प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का विभव बराबर ना हो जाता है। यानी कि धनावेश इस तार के अंदर से होकर के प्रवाहित होते, बेसिकली धनावेशित प्रवाहित नहीं होते, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। क्लियर है ना, ट्रांसफर इस डायरेक्शन में चलता रहता है। मतलब धनावेश की बात करेंगे तो इस दिशा में गति करेगा। तो जब तार के अंदर से धनावेशों का प्रवाह होता है तो वहां पे जो तार होता है वो गर्म होता है, यानी कि तार के अंदर ऊर्जा का कुछ एक ह्रास होता है और ये जो ऊर्जा का ह्रास होता है वो ऊष्मा के रूप में बाहर निकलता है। कितनी ऊष्मा के रूप में ऊर्जा बाहर निकलती है उसका हमने डेरिवेशन भी किया था और फॉर्मूला बेटा याद रखोगे, डेल्टा U इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/2 C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। बेटा ऐसा फॉर्मूला होता है, बस इसी फॉर्मूले को यहां पर आपको काम में लेना है। इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि एक 4 माइक्रोफैरड का संधारित्र है। अब गोले की जगह आपको संधारित्र दे रखा है, इसकी धारिता कितनी है, 4 माइक्रोफैरड है, यानी कि C का मान दिया गया है, इसका 200 वोल्टेज से आवेशित किया गया है। मतलब इस संधारित्र को जब आप किसी 200 वोल्टेज की बैटरी की सहायता से जोड़ोगे तो इन प्लेटों के बीच में जो विभवांतर आएगा वो कितना आएगा, 200 वोल्टेज आ जाएगा। मतलब इसका आपको विभवांतर भी दे रखा है 200 वोल्ट। इज इट क्लियर? ठीक है। इसने बोला है कि एक दूसरा हमारे पास में और संधारित्र है जो अनावेशित है, यानी कि जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है, वो हमारे पास में संधारित्र यहाँ पे है।
अब इसके ऊपर कोई आवेश ही नहीं है, मतलब इसका विभव क्या होगा, 0 होगा। विभव कितना होगा, 0 होगा। और इसकी धारिता कितनी है, धारिता तो हो सकती है 2 माइक्रोफेरेड आपको दे रखी है। इज इट क्लियर? ठीक है। इसने बोला है कि जब दोनों को तार की सहायता से जोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा का ह्रास होता है ऊष्मा के रूप में या फिर विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में, ये आपको निकालना है। तो यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। V1 का मतलब इसे V1 मान लो, इसे V2 मान लो। V1 का मान 200 वोल्टेज, V2 का मान 0 वोल्टेज, क्योंकि जब आप दोनों को आप जोड़ोगे तो धनावेशों का प्रवाह इधर से इधर होता रहेगा, मतलब आवेश इधर से इधर ट्रांसफर होगा। आवेश ट्रांसफर होने का मतलब ये हुआ कि इसका विभव धीरे धीरे घटेगा और इसका विभव धीरे धीरे बढ़ेगा। जब दोनों संधारित्रों का विभव बराबर हो जाएगा उस कंडीशन में यहाँ पे आवेशों का प्रवाह होते ही रुक जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये वाला फॉर्मूला बेटा अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करेंगे 1/21। C1 की वैल्यू कितनी है, 4 माइक्रोफेरेड, तो लिखेंगे 4 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। C2 का मान कितना दे रखा है बेटा, 2 माइक्रोफेरेड, तो लिखेंगे 2 × 10⁻⁻6 अपॉन में C1 + C2। C1 का मान कितना है 4, C2 का मान कितना है 2, यानी कि 4 और 2 कितना हो गया 6, और माइक्रोफेरेड तो लिखेंगे 6 × 10⁻�6। फिर क्या लिखेंगे V1 - V2। V1 का मान बेटा कितना है 200 और V2 का मान कितना है 0। ये तो भाई गली गली में बच्चा कर रहा है इसको, तो है ना 200 - 0, इसका भी क्या करना है, स्क्वायर करना है। बस इसको सॉल्व ही करेंगे। 10⁻⁻6 से ये कैंसिल हो गया, 2 से ये वाला कैंसिल हो गया। ऊपर बेटा कितना आ जाएगा, हाँ ऊपर आ जाएगा हमारे पास में 10⁻⁻6 बचेगा, और यहाँ पर आ जाएगा ऐसा लिखेंगे डेल्टा U = ऊपर हो जाएगा 4 × 10⁻⁻6 अपॉन में यहाँ पर कितना बचेगा 6 बचेगा, इंटू 200 में से 0 गया 200 का स्क्वायर करना है, यानी कि हम करेंगे 200 × 200, ऐसे करके लिख दो आप इसको। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो बेटा ऐसा करते हैं, हम इसको 2 से काट देते हैं। 2 से काटेंगे तो ये 100 बार कटेगा, और ये बेटा कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा 2 से काटेंगे तो यहां से बेटा जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर निकल के आएगा डेल्टा U = 4। ऐसा करते हैं, ये 1 और 2 जीरो यहां पर है, 2 जीरो यहां पर है, यानी कि जब टोटल 4 जीरो हुए, जिससे हम 10⁻4 लिख सकते हैं। प्लस का 4 आएगा, यहाँ पे माइनस का 6 है, यानी कि यहाँ पे बचेगा -2, और यहाँ पर बचेगा 2 और 4 का मल्टीप्लाई किया, यानी कि हो जाएगा 8। तो 8/3 × 10⁻⁻2 बचेगा। तो डेल्टा U = हो जाएगा 8 में 3 का डिवाइड करो तो 2 यानी कि 6 बचेगा, पीछे रहेगा 2 यानी कि 2 बचेगा, ठीक है ना 6, फिर हाँ सॉरी 6 आएगा, और फिर 6 आएगा × 10⁻⁻2 जूल। ये बेटा आंसर निकल के आएगा। इज इट क्लियर? आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इतना कोई टफ नहीं था, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना था इसके अंदर। बेटा जल्दी से इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर मैं इसे रब करता हूं जल्दी से। ठीक है, लिख दिया? ठीक है, मैं रब करता हूं, है ना। हाँ, अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28। बेटा क्वेश्चन नंबर जो 28 है वो दिया हुआ है, दर्शाइए कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर बल का परिमाण। एक समांतर प्लेट संधारित्र है, क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 डाल दो इसे, ठीक है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर बल का परिमाण। एक समांतर प्लेट संधारित्र है, एक प्लेट ये होगी और एक प्लेट ये होगी, एक धनावेशित होगी और एक ऋणावेशित होगी, यहाँ पे ऋणावेश होगा। किसी भी बेटे को लग सकता है सर कि आपकी स्पीड बहुत धीरे है, तो वहां पे YouTube ने एक अच्छा सा फंक्शन दे रखा है, वहां पे जाकर के आप इसकी स्पीड को 2 गुणा या 1.5 गुणा में जाकर के भी उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक प्लेट पर बल का परिमाण आपको निकालना। इसने बोला है कि इस प्लेट पर जैसे आवेश +Q है और इस प्लेट पर आवेश है तो -Q होगा। इनके बीच में जो विद्युत क्षेत्र होगा बेटा वो कितना होगा, E होगा। कितना होगा, E होगा, ठीक है। और E का मान बेटा कितना होता है, दोनों मतलब दोनों प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र निकल के आता है वो आता है बेटा E = सिग्मा अपॉन में ε0 निकल के आता है।
ये वैल्यू आपको याद रखनी होती है। तो इसने बोला है कि इस प्लेट पर या तो आप बल ज्ञात करो, बोले इस प्लेट पर बल ज्ञात करो, बल की ये वैल्यू पूछी जा रही है कि इस प्लेट पर बल निकालेंगे तो बल आना चाहिए F इज इक्वल टू, इसने बोला है बल कितना आना चाहिए 1/2 इंटू Q इंटू E, ये आंसर निकल के आना चाहिए। ठीक है, घटक 1/2 के मूल को समझाइए। इसके आगे जो 1/2 आ रहा है इसका मतलब क्या होता है आपको यहाँ पर इसको भी मेंशन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। बहुत सिंपल है। देखो एक बच्चा मेरे को एक बात बताओ आप, मैंने स्टार्टिंग के अंदर भी आपको बोला था कि जो प्लेट होती है कोई भी, जैसे हमने एक डेरिवेशन पढ़ा था, हमने डेरिवेशन क्या पढ़ा था लाला, एक डेरिवेशन हमने पढ़ा था कि यदि कोई भी एक अचालक परत दे रखी है, पतली परत है, ठीक है, उस पतली परत को प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया गया है या फिर उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा दिया गया है, तो उस परत की वजह से हम किसी स्थान पे विद्युत क्षेत्र का मान निकालते हैं। तो विद्युत क्षेत्र बेटा निकल के आता है, वो आता है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर? ठीक है, मैंने उसके साथ में 2 पॉइंट और भी बताए थे कि उस प्लेट के खुद के ऊपर जो खुद का विद्युत क्षेत्र होता है वो 0 होगा और एक इन्फिनिटी पे उसका जो विद्युत क्षेत्र होगा वो 0 होगा। ठीक है, जैसे मैं बात कर रहा हूं, जैसे मेरे पास में एक कोई भी एक प्लेट है, ये वाली प्लस आवेशित प्लेट है, इसकी वजह से इस पॉइंट पर पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र कितना होगा इस परत का, सॉरी परत है यहाँ पर एक पतली परत है, तो हमें पता है कि सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होता है और डायरेक्शन बेटा कैसे होती है, बाहर की ओर। ठीक है, अब आप यहाँ पर किसी आवेश Q को रखते हो, किसको रख रहे हैं हम यहाँ पे, किसी आवेश Q को रख रहे हैं, तो इस पर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने आपको एक पॉइंट बता रखा है बेटा, किसी आवेश Q को किसी विद्युत क्षेत्र E में रखा जाता है तो इस पर एक फोर्स लगता है और फोर्स कितना लगता है, F इज इक्वल टू QE लगता है। ठीक है, तो यहां पर भी देखो विद्युत क्षेत्र है E, कितना है ये वाला है, और यहाँ पे आवेश कितना है Q को रखा गया, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू QE लगेगा। क्लियर है? यदि मैं इस स्थान पे यदि आवेश को न रख करके आप किसी प्लेट को रखते हो इसी स्थान पे, तो प्लेट पे बल लगेगा कि प्लेट के ऊपर टोटल आवेश कितना है वो लिखो और वहां का विद्युत क्षेत्र कितना है वो लिखो, यानी कि F इज इक्वल टू QE। क्लियर है? ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं कि ये ऐसे यहाँ पे माइनस प्लेट नहीं है, माइनस प्लेट नहीं है, तो आप क्या बोलोगे कि इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो आप बोलोगे अरे भाई ये क्या है, केवल एक परत है और इस परत की वजह से इस स्थान पे जो विद्युत क्षेत्र निकल के आएगा वो केवल यदि ये होती तो आंसर क्या निकल के आता है बेटा, बोलो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट निकल के आता कि नहीं आता। तो हम लिखते हैं कि इस स्थान का जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, E इज इक्वल टू हम लिखेंगे सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर? ठीक है, ये तो गली गली में बच्चा कर रहा है, बहुत सिंपल है, हलवा सवाल है ये तो, है ना। अब यहाँ पर किसी आवेश Q को रखा गया है, इससे विद्युत क्षेत्र में कौन से आवेश को रखा गया, माइनस Q आवेश, यानी कि इस प्लेट को रखा गया, तो इस प्लेट पर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा F इज इक्वल टू Q इंटू E। ठीक है, तो F Q का मान कितना, मतलब इस प्लेट पर आवेश कितना है, माइनस Q, तो हम लिखेंगे माइनस Q। अरे माइनस दिशा बताएगा कि ये वाली प्लेट इस प्लेट को आकर्षित करेगी। ठीक है, बट परिमाण लिखना है, परिमाण में हमेशा आप धनात्मक वैल्यू को लिखते हैं, तो यहाँ पे धनात्मक यानी इसका परिमाण कितना होगा, Q होगा, तो Q लिखेंगे इंटू E। E कितना है यहाँ पे बेटा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर निकल के आएगा बेटा F इज इक्वल टू Q, 2 को आगे ले लो तो 1/2 ऐसे लिखेंगे और सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अरे एप्सिलॉन नॉट नीचे लिख दिया, 2 था नीचे लिख दिया, Q ऊपर था लिख दिया, सिग्मा ऊपर था लिख दिया। अरे बेटा ये फॉर्मूला किसका होता है, प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2 QE लिख सकते हैं। ये बेटा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका और भी है इसको ज्ञात करने का कि फोर्स 1/2 QE आएगा, वो कैसे आएगा, एक तरीका और भी। ये तो हो गया हमारा मेथड नंबर 1। क्लियर है? मेथड 2 से भी इसको डिस्कस करते हैं बेटा, रब कर दे इसे। ठीक है, मेथड 2 देखते हैं हम। देखो बेटा क्या होता है यहाँ पे कि आप ऐसा कीजिए कि ये वाली प्लस आवेशित प्लेट है, ये वाली माइनस आवेशित प्लेट है, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेगी। ठीक है, आपको क्या करना है, इन दोनों प्लेटों को पकड़ करके एक दूसरे से दूर लेके जाना है। मैं मान लेता हूं कि इनके बीच में जो दूरी है बेटा वो कितनी है, x है। कितनी दूरी है, x है।
मैं क्या करता हूं, इन दोनों को पकड़ करके dx दूरी तक इन दोनों को विस्थापित करता हूं। तो इन दोनों प्लेटों को दूर लेके जाने के लिए इनका जो आकर्षण बल होता है इसके विरुद्ध मेरे को काम करना पड़ेगा। काम कितना करना पड़ेगा? मैं कहता हूं कि इनके बीच में जो मैंने जो डिस्टेंस बढ़ाई है वो dx बढ़ाई है। मैं मान लेता हूं कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है। अब हमने न्यूटन की गति का तीसरा नियम भी पढ़ा हुआ है, या फिर कूलॉम नियम के अंदर भी हमने पढ़ा हुआ है कि एक आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगने वाला बल और दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर लगने वाला बल परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होता है। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, इस प्लेट के कारण इस पर लगने वाला आकर्षण बल और इसके कारण इस पर लगने वाला आकर्षण बल दोनों परिमाण में क्या होंगे? समान होंगे और दिशा में विपरीत होंगे। तो फोर्स लेना है आपको, तो इतना ही फोर्स आपको विपरीत दिशा में लगाना पड़ेगा इनको दूर करने के लिए। तो हम लिखेंगे dx दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। बेटा क्या आएगा? किया गया कार्य निकल के क्या आएगा? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बेटा लिखने वाले हैं हम dw इज इक्वल टू, अरे आप क्या करो, dx थोड़ा सा विस्थापन करे ना, थोड़ा सा कर रहे हैं, तो यहाँ पे कार्य भी क्या मिलेगा? थोड़ा सा मिलेगा। ठीक है, थोड़ा मारवाड़ी में बोला मैंने। F यानी कि फोर्स, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। बल है F और विस्थापन कितना कर रहे हैं? dx का कर रहे हैं। तो ये बेटा कार्य निकल के आ जाएगा। क्लियर है? इतना आपको कार्य करना पड़ेगा और आपको पता है कि आप इनको विस्थापित करने के लिए जो भी कार्य करोगे, यही किया गया कार्य उसकी आयतन बढ़ाने में। देखो पहले क्या था, इनका आयतन कम था, लेकिन जैसे आप बढ़ाओगे तो इनका आयतन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जैसे पहले इसका आयतन था 10, फिर आपने इसको खींचा तो आयतन बढ़ के हो गया 15, यानी कि आयतन कितना बढ़ा? 5। तो ये जो किया गया कार्य है वो आयतन बढ़ाने में खर्च होगा और वहां पे स्थितिज ऊर्जा के रूप में जाकर के संचित होगा। यानी कि स्थितिज ऊर्जा में आपको परिवर्तन निकालना है। परिवर्तन कैसे निकालेंगे कि पहले इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है वो निकालो और फिर जैसे इनका गैप बढ़ाओगे यानी कि आयतन बढ़ाओगे तो स्थितिज ऊर्जा कितनी बढ़ रही है वो निकालो, इसमें से इसको घटा दो, वृद्धि ऑटोमेटिकली निकल के आएगी और जो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी वही वृद्धि किए गए कार्य के इक्वल होगी। आपको इतना करना सिंपल। तो हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी हो रही है। तो हम लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। अरे बेटा स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा? आपको इस स्थिति में कि जब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो x है, तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। U इज इक्वल टू, यदि आपको इसकी धारिता पता है C, लिखेंगे 1/2 C। इसका विभवांतर पड़ता है दोनों प्लेटों के बीच में, तो लिखेंगे v²। हमें पता होता है बेटा कि 1/2 C यानी कि इसकी धारिता, चूंकि समांतर प्लेट संधारित्र है और समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वो होती है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। हाँ, V क्या होता है? विभवांतर। यदि मैं कहता हूं कि दोनों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र है वो E है और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो x है, तो हम क्या लिखेंगे? E इंटू एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि v का स्क्वायर करना है तो यहाँ पे अपन लिखेंगे v इज इक्वल टू EX। तो इसका यहाँ पे आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो लिखेंगे E का स्क्वायर और x का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हम आगे, तो आएगा बेटा u इज इक्वल टू, हाँ यहाँ पे डिस्टेंस बेटा कितनी दे रखी है? d, तो d की जगह हम बेटा क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास में आएगा 1/2 a E0 E² x आएगा। क्लियर है? ये x क्या है? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। मैं कह रहा हूं कि इस x को बढ़ा रहा हूं। x को चेंज करने पर स्थितिज ऊर्जा भी चेंज होगी कि नहीं होगी? बोलो हाँ या ना। अरे होगी ना, स्थितिज ऊर्जा भी चेंज होगी, यानी कि x को बदलने पर u बदल रहा है, यानी कि u है वो x पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि मैं x का सापेक्ष u का अवकलन करता हूं। मैं लिखूंगा x के सापेक्ष u का अवकलन करने पर, u का अवकलन करने पर क्या आएगा? du अपॉन dx इज इक्वल टू, अरे 1/2 कांस्टेंट होगा। एरिया जब आप दोनों प्लेटों को दूर लेके जा रहे हैं, एरिया थोड़ी होगा चेंज प्लेटों का, नहीं होगा। एप्सिलॉन नॉट भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा।
अरे ई भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि ई का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये भी होगा कांस्टेंट। बट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, कितना होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। क्लियर है? तो डी यू बराबर क्या निकल के आएगा बेटा, डी यू बराबर निकल के आएगा, वो आएगा 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट टी स्क्वायर dx, इधर भेज दो dx। ये dx दूरी बदलने पर, dx परिवर्तन करने पर जो स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन होगा बेटा, वो पूरा ये निकल के आ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, हम क्या करेंगे, यही जो किया गया कार्य होता है इसी स्थिति ऊर्जा को वृद्धि करने के लिए काम में आता है, यानी कि इसको और इस दोनों को इक्वेशन को बराबर लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इसे हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे, f dx इज इक्वल टू 1/2 a एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर dx। dx से dx बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से f निकल के आएगा 1/2 a एप्सिलॉन नॉट ई, देखो एक सॉरी f निकालना है ना, तो ई स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए ई का जो फॉर्मूला होता है बेटा, ई का फॉर्मूला क्या था, ऐसा करते हैं ना, अपन आवेश को निकाल लेते हैं। अरे बेटा आवेश का सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सिग्मा का फॉर्मूला होता है, वो होता है, सिग्मा को हम कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा को लिखने का तरीका होता है, देखो E इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा को लिखेंगे E इंटू एप्सिलॉन नॉट। दोनों प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है, इज इक्वल टू, वो होता है बेटा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से सिग्मा का फॉर्मूला लिख सकता हूँ E इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो मैंने यहाँ पे वही तो लिखा है, सिग्मा इज इक्वल टू E इंटू एप्सिलॉन नॉट। अरे सिग्मा का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन में A। यदि आपको इन प्लेटों पर आवेश दे रखा है और इस प्लेट का एरिया दे रखा है, तो सिग्मा का फॉर्मूला होता है Q/A। तो ऐसा हम लिख सकते हैं, यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू A E एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये हुआ, क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं क्या बेटा, ऐसा बेटा लिख सकते हैं ना। तो देखिए ये वाला जो आया है फॉर्मूला, और यहाँ पे देखो फॉर्मूला, और इसकी जगह मैं बेटा Q लिख सकता हूँ, यानी कि F का फॉर्मूला निकल के आएगा 1/2 Q इंटू E, और आपको यही प्रूव करना था। और यहाँ पे 1/2 क्या प्रूव करता है, 1/2 ये प्रूव करता है। ये दूसरा तरीका हो गया बेटा ना, इससे भी आंसर ये निकल के आएगा। अब यहाँ पे जो 1/2 आ रहा है वो ये बता रहा है कि यदि आपको यहाँ पे विद्युत क्षेत्र वगैरह आपको नहीं निकालने हैं, देखिए अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0। यानी कि आपको जो विद्युत क्षेत्र लिखना है कि ये वाली जो प्लेट है वो कौन से विद्युत क्षेत्र के अंदर मौजूद है, तो दोनों का एवरेज ले लो। बाहर कितना, 0, अंदर जस्ट कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, मतलब सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन, दोनों का एवरेज क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन, यहां से यदि अपन लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा जा सकता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, और आवेश कितना है Q, तो यहाँ पे Q से गुणा कर दो, ये फोर्स का फॉर्मूला आएगा 1/2। देखो आगे आ रहा है, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, E लिख सकता हूँ। यानी कि 1/2 क्या बता रहा है, विद्युत क्षेत्र का एवरेज मान बता रहा है कि अंदर जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो और बाहर जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो, इन दोनों के यदि एवरेज लेंगे तो वो जस्ट उसका आधा निकल। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 29 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 जो दे रखा है बेटा वो दिया हुआ है, दो समकेंद्रीय गोल चालक जिनको उपयुक्त विद्युत रोधी आलंबों से उनकी स्थिति में रोका गया है से मिलकर एक गोलीय संधारित्र बना हुआ है। दर्शाइए कि गोलाकार संधारित्र की धारिता C इस प्रकार व्यक्त की जाती है। C बराबर, आपको एक गोलीय संधारित्र दिया हुआ है और उसकी धारिता का फॉर्मूला डेराइव करना है, कि फॉर्मूला बेटा ये निकल के आएगा। अरे देखो बच्चा पार्टी, आपको ये तो आता होगा ना, इसका मैंने डेरिवेशन करवा रखा है जब मैंने आपको पढ़ाया था गोलीय संधारित्र। यदि किसी बच्चे को इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो जाकर के मेंटोर मंगल पे जाकर के, या तो चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगा, या फिर आप गूगल मतलब यूट्यूब पे जाकर के सर्च कर सकते हो
गोलीय संधारित्र की धारिता बाय मेंटोर मंगल, तो आपको वीडियो वहां पे मिल जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी इसका लिंक दे रखा है, वहां से भी जाकर के इसको देख सकते हैं। ठीक है तो बेटा यहाँ पर मैं इसका डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 को करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो 30 दिया हुआ है बेटा, वो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 30 वो दिया हुआ है, एक गोलीय संधारित्र के भीतरी गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। एक गोलीय संधारित्र दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 30। एक गोलीय संधारित्र की भीतरी गोला है, इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है। मैं मान लेता हूं कि भीतरी गोले की जो त्रिज्या है वो है बेटा R1, और बाहरी गोले की जो त्रिज्या है इसको मैं मान लेता हूं R2 है। तो इसने बोला है कि भीतरी गोले की त्रिज्या, देखो न्यूमेरिकल करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, उसका यदि डायग्राम बनता है तो डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया। तो इसने बोला है कि भीतरी गोले की त्रिज्या यानी कि R1 का मान बेटा दिया गया है, कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। इसने बोला है कि R2 का जो मान है यानी कि बाहर वाले गोले की त्रिज्या है वो भी इसने दे रखी है 13 सेंटीमीटर, और बाहरी गोला भू संपर्कित है, इस गोले को भू संपर्कित किया गया है। और ये कह रहा है कि अंदर वाला जो गोला है यानी कि अंदर वाला गोला यानी कि यहाँ पे जो आवेश है वो Q है, कितना है Q है, वो आपको दे रखा है। Q इज इक्वल टू वो दिया गया है 2.5 माइक्रो कूलम यानी कि 10⁻⁻⁶ आवेश दिया गया है। और इन्होंने बोला कि इनके बीच में एक परावैद्युत माध्यम भी भरा गया है, द्रव भरा गया इनके बीच में, ठीक है। ऐसे परावैद्युत माध्यम को भी भरा गया है, और जिसका परावैद्युतांक भी बेटा दे रखा है कैपिटल के, कितना दे रखा है 32 दे रखा है। तो इसने बोला है पहला सवाल, सकेंद्रीय गोलों के बीच के स्थान में, ठीक है, संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। आपको इस संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। तो बेटा पहले ऐसा करते हैं, इनको मीटर में बदल देते हैं, क्योंकि जब भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सारे एक ही सिस्टम में होने चाहिए। ऐसा ही सिस्टम में यदि आपने एक मात्रा को काम, भौतिक राशि को काम में लिया है तो सारे ऐसा ही में होने चाहिए। जैसे सेंटीमीटर तो मीटर में बदलो तो लिखेंगे 12 × 10⁻²। इससे क्या लिखेंगे 13 × 10⁻²मीटर। इज इट क्लियर? और ये किसमें है? कूलम में है। तो बस फॉर्मूला अप्लाई करो। गली गली में बच्चा कर रहा है इस न्यूमेरिकल को, तो कैसे कर रहा है? मैं अभी जब पढ़ाने आ रहा था बेटा आपको, तो वहां पे मैंने देखा कि एक बच्चा इस सवाल को कर रहा था जो कि 5वीं क्लास के अंदर पढ़ रहा है। और जब वो सवाल ये कर सकता है तो आपसे तो ऑब्वियसली बनेगा। सर क्या मजा करते हो, मतलब कुछ भी फेंक देते हो। फेंक नहीं कर रहा, सच्ची बता रहा है ना, बोलना पड़ता है। बच्चे का मोटिवेट करना है ना उसे, मतलब थोड़ा लगेगा कि हाँ वास्तव बहुत सिंपल है। फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला होता है, वो होता है 4πε0, क्या होता है R1 R2 अपॉन में R2 माइनस R1। ये बेटा फॉर्मूला होता है गोलीय संधारित्र की धारिता का। बस इसे सॉल्व करो, वैल्यू को रखो और आंसर निकालो। सी बेटा जो निकल के आएगा, फर्स्ट पार्ट इसका करने जा रहे हैं 4 5। ऐसा करें क्या, इसको मैं 1 अपॉन किए करके लिख सकता हूं, क्योंकि जब हमने डेरिवेशन किया था ये क्या था बेटा 1 अपॉन में किए था, कैपिटल के। हम लिख सकते हैं R1 R2 सॉरी स्मॉल के भी लिख सकते हैं ना। R1 की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 12 × 10⁻², इंटू R2 की वैल्यू कितनी है 13 × 10⁻², करके लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे, और इसको 1 अपॉन k लिखेंगे, यानी कि k की वैल्यू कितनी होगी 9 × 10⁻9। इज इट क्लियर? R2 माइनस R1, R2 का मान कितना है 13 सेंटीमीटर, इसका मान कितना है 12 सेंटीमीटर। इसमें से इसको घटाएंगे तो आंसर क्या मिलेगा 1 सेंटीमीटर। a का मतलब 10⁻2 सेंटीमीटर में है, ठीक है। इसको ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो 3 से कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स कैंसिल होगा, ठीक है। और यहां से हम लिख सकते हैं, देखिए जब 3 को इससे आप कैंसिल करोगे तो आंसर बेटा जो निकल के आएगा यहाँ पे 4 आएगा, और यहाँ पे भी बेटा कितना निकल के आएगा, इसको सॉल्व करो आप, तो यहाँ से बेटा जो निकल के आएगा आंसर वो आएगा 4 के अंदर आप 3 का डिवाइड करोगे 1.33 के आसपास निकल के आएगा। इसका मल्टीप्लाई आप किससे करोगे 13 से करोगे, तो बेटा जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर निकल, देखो ऐसा करो इसको भी ऊपर भेजो, 10⁻⁻9 बनेगा, 10⁻⁹, और ये कितना हो गया -2 यानी कि माइनस का 11, यानी कि यहाँ पे आएगा 4 × 13 अपॉन में 3
इंटू 10 की पावर माइनस का 11। ठीक है, इसे सॉल्व करो तो आंसर बेटा निकल के आ जाएगा इसको। ठीक है, ये आपका काम है, आप इसको सॉल्व कर देना, आंसर आता रहेगा। क्लियर। अगला इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम डिस्कस करते हैं। इसका जो बेटा सेकंड पार्ट जो दे रखा है उसको अपन सॉल्व करते हैं। हाँ, इसका जो अगला पार्ट दे रखा है वो दे रखा है कि भीतरी गोले का वीवो क्या है। हाँ, आपको इस गोले का वीवो निकालना है। अरे दोनों का विभवांतर आपको पता होता है, फॉर्मूला क्या होता है, जब हमने डेरिवेशन किया था तो दोनों गोलों के बीच में विभवांतर का हमने फॉर्मूला भी प्राप्त किया था। वहां पे जाकर के इसका डेरिवेशन देख सकते हैं। तो विभवांतर का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो विभवांतर का फॉर्मूला होता है, जैसे इस वाले गोले को मैं नाम दे देता हूं ए गोला और बाहर वाले को मैं नाम दे देता हूं बी गोला। तो हमने पढ़ा भी था कि VA माइनस VB इज इक्वल टू निकल के आता है, और वो निकल के आता है के क्यू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। क्लियर है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अरे VB का मतलब होता है इस गोले का विभव, बाहर वाले गोले को भू संपर्कित किया गया है तो उसका विभव बेटा कितना होगा, 0 होगा। मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया था वहां पे, ध्यान रखना। इसका विभव 0 होगा तो हम लिखेंगे VA का मतलब अंदर वाले गोले का विभव। K का मान बेटा कितना है, 9 इंटू 10 की पावर 9। इज इट क्लियर। ठीक है, यहाँ पर बेटा एक हमने मिस्टेक भी की है, इसने प्रावैधता का मान भी 32 दे रखा है। तो आपको हमेशा फॉर्मूला अप्लाई करना है, K गुणा धारिता होगी। अरे हमने ये बेटा पढ़ा हुआ है ना कि जब किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच में किसी परावैद्युत माध्यम K को भरा जाता है तो धारिता K गुणा होती है, यानी कि आप K का मल्टीप्लाई करोगे और K कितना दे रखा है, 32 दे रखा है। तो आप इसको भी यहाँ पे 32 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, 32 से। तो लगभग मान के चलो ये इससे कटेगा, 11 बार कटेगा, 11 का 44 का से मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 555। कितना आएगा बेटा, 555 के आसपास निकल के आएगा। जिसको आप पॉइंटों में लिखोगे तो आएगा 5.55 इंटू 10 की पावर माइनस 9 फेरेड। ये बेटा आंसर निकल के आएगा। सॉल्व कर लेना, देख लेना इसका। ठीक है, अभी मेरे को दिमाग में आ गया इसको सॉल्व करते हुए, क्योंकि इसको K को देखा ना तो वो कैपिटल K भी दिमाग में आ गया। ठीक है, Q की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है, Q की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, और वो Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6। यहाँ पे रखेंगे 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6। बेटा जब आप इसको सॉल्व करते हो ना तो लसब लोगे R1 R2, तो ऊपर आएगा R2 माइनस R1, आएगा कि नहीं आएगा, इसको सॉल्व करके देख लो आप, यही आएगा। तो V इज इक्वल टू, यहां से बेटा कितना आएगा, 9 इंटू 2.5 इंटू 10 की पावर 9 है, 10 की पावर माइनस 6 यानी कि 10 की पावर प्लस 3 बनेगा। और अंदर बेटा कितना आएगा, अरे R2 माइनस R1, R2 का मान कितना 13, R1 का मान कितना 12, 13 में से 12 गया यानी कि 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो लिखेंगे -2 अपन में R1 इंटू R2, R1 अपन R2, 1 अपन में R1 इंटू R2। R1 की वैल्यू कितनी है 12, सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदलो, 10 की पावर माइनस 2 लिखेंगे। इस R2 का मान कितना 13, सेंटीमीटर में है तो -2 लिखेंगे। देखो जो कट रहा है उसको कैंसिल कर दो, जैसे ये कट गया यहाँ पे। और भी कुछ कट रहा है क्या, जो भी कट रहा है उसको आप काट सकते हो, है ना। देख लो एक बार, यदि कोई कट रहा है तो ये इस पॉइंट को अपन यहाँ से हटा सकते हैं। बेटा इसको आप सॉल्व करोगे ना तो आंसर बेटा निकल के आएगा। देख लो एक बार, हाँ 10 की पावर 3 है, पॉइंट को हटाओगे तो एक 10 नीचे और आ जाएगा। अब इसको 2 बार काट सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में आप इसको 18 हो जाएगा, 18/13 हो जाएगा। 18/13 का मतलब हो गया आसपास ये जो वोल्टेज निकल के आएगा वो विभवांतर, इसको सॉल्व करेंगे तो 450 वोल्टेज के आसपास निकल के आएगा, ठीक है ना। तो ये बेटा आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो बेटा आंसर निकल के आएगा वो आएगा 450 वोल्ट। इज इट क्लियर, ठीक है। यानी कि भीतरी गोले का जो विभव निकल के आएगा बेटा यहाँ का 450 निकल के आएगा, और बाहर गोले का विभव कितना होगा 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है, इसी क्वेश्चन के अंदर एक पार्ट और दे रखा है, तीसरा। हाँ, ये जो इसने तीसरा जो पार्ट दे रखा है ना बेटा, वो दिया है इसने, इस संधारित्र की धारिता की तुलना एक 12 सेंटीमीटर वाले किसी वियुक्त गोले की धारिता कीजिए। मतलब एक हमारे को 12 सेंटीमीटर गोले वाला एक संधारित्र, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक आपको गोला लेना है, और गोला भी कैसा लेना, मतलब गोला लेना, उसकी धारिता निकालनी है और आपसे उसकी तुलना करनी है, ठीक है। तो तुलना कितनी आएगी वो आपको निकालना है।
चलिए ऐसा करते हैं, इसकी वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है। हाँ, इसकी बेटा धारिता कितनी निकल के आएगी 5.55 इंटू 10⁻⁹। इसके स्थान पर यदि हमारे को गोलीय चालक दे रखा है, एक गोला दे रखा है, तो उसकी धारिता का फॉर्मूला क्या बनेगा, उसकी धारिता बेटा क्या निकल के आएगी। तो थर्ड पार्ट करते हैं इसका, बेटा रब कर दो इसे, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर वीडियो को होल्ड करके भी आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। ओके ठीक है, अगला बेटा करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए इसने बेटा दे रखा है कि एक गोला दे रखा है, और गोला जो होता है उसकी धारिता का फॉर्मूला का गोला कोई भी, इसका भी मैंने डेरिवेशन करा रखा है, C = 4πε0 × r होता है कि नहीं, या फिर इसी को लिखा जा सकता है r/k करके भी लिख सकते हैं। r की वैल्यू बेटा देख लेते हैं, इसने कितनी दे रखी है एक बार। हाँ बेटा, इसने r की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 12 × 10⁻⁻2, k की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻9 होता है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, C = वो आएगा 12 में 9 का भाग दो, आप काटोगे कितनी बार कटेगा। ये बेटा जो धारिता निकल के आई है वो एक चालक गोले की निकल के आई है, संधारित्र नहीं है, ये चालक गोला है, उसका फॉर्मूला ये होता है। लेकिन जब हमने संधारित्र की देखी तो धारिता बेटा कितनी निकल के आ रही थी, ये वाली निकल के आ रही थी, यानी कि इसकी तुलना में इस संधारित्र की जो धारिता निकल के आ रही है वो कहीं ज्यादा निकल के आ रही है। देखो ये 10⁻⁹ ये 10⁻11 बहुत कम है। आप जब इसके अंदर भाग दोगे तो लगभग अपन कह सकते हैं कि ये वाली धारिता इसे 437 ऐसा कुछ दे रखा है बुक के अंदर, 437 गुणा ज्यादा आएगी, मतलब इतनी ज्यादा निकल के आएगी ये। क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि इसी गोले के पास में इसके ऊपर एक दूसरा गोला और रख दिया जाता है 13 सेंटीमीटर वाला, मतलब इस टाइप का, और वो विपरीत आवेशित हो और भू संपर्कित हो, अरे भू संपर्कित होगा तो ऑटोमेटिकली इस पे माइनस आवेश आ जाएगा। यानी कि आपको इस गोले की धारिता बढ़ानी है। धारिता कितनी है 1.33 × 10⁻⁻11। आपको इसकी धारिता बढ़ानी है तो इसके ऊपर एक 13 सेंटीमीटर का गोला रख दो जो भू संपर्कित होगा, यानी कि एक संधारित्र बन जाएगा और उसकी धारिता ये निकल के आ जाएगी, जो कि क्या है इसकी धारिता से 437 गुणा ज्यादा है। इज इट क्लियर। लिखा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका, ठीक है, फिर मैं रब करता हूं इसे। ओके अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। कैंडी कैंडी देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 एक बार मैं देख लेता हूं क्या क्वेश्चन दे रखा है। हाँ, सावधानी पूर्वक उत्तर दीजिए। दो बड़े चालक गोले जिन पर आवेश Q1 Q2 हैं एक दूसरे के समीप लाए जाते हैं, क्या उनके बीच स्थिर विद्युत बल का परिमाण तथ्यतः Q1 Q2 में 4πε0r² होगा। अरे नहीं हो सकता। जैसे एक गोला है, आपको ये दे रखा है, इसकी त्रिज्या मैं मान लेता हूँ R1 है, और एक गोला हमारे पास में ये है और इसकी त्रिज्या मैंने मान ली R2 है, और दोनों गोलों को पास में लाया जाता है। इस पर मैंने आवेश मान लिया Q1 है और इसके मैंने आवेश मान लिया Q2 है, और इनके बीच में जो फोर्स का फॉर्मूला होगा, अरे जो हमने कूलम बल का जो फॉर्मूला पढ़ा है ना, वो बिंदु आवेशों के लिए सत्य होता है, ठीक है। और यहाँ पर तो क्या है, बिंदु आवेश थोड़ी है, गोले हैं बड़े बड़े, यानी कि जब दो बड़े बड़े गोले को अपन पास में रखेंगे तो बिंदु आवेश थोड़ी मान सकते हैं इनको, यानी कि यहाँ पर आप कूलम का नियम अप्लाई ही नहीं कर सकते। हाँ, कूलम का नियम इन दोनों गोलों के बीच में अप्लाई हो सकता है जब ये दोनों गोले कहाँ होते, ज्यादा डिस्टेंस पर होते। जब ज्यादा डिस्टेंस पर होंगे तो उन दोनों गोलों को हम एक बिंदु आवेश की भांति मान सकते हैं और उनके बीच में कूलम बल का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये वाला फॉर्मूला निकल के आएगा कि Q1 Q2 में जो भी दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस होगी उसका स्क्वायर कर देंगे। बट ये दोनों इसने बोला है सवाल के अंदर कि दोनों क्या है, एक दूसरे के समीप लाए जाते, तो क्या ये आंसर वैलिड होगा? क्या नहीं होगा वैलिड। ये एक खोटा नहीं, ये भयंकर खोटा है। क्लियर है, गलत है ये। इसी के अंदर एक क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन नंबर है ना 31, इसी के अंदर एक सेकंड पार्ट और दे रखा है। ये क्वेश्चन नंबर 31 है, लिख देना यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 31 है। इसी के अंदर एक पार्ट दे रखा है, दूसरा पार्ट, यदि कूलम नियम में 1/r³ निर्भरता का समावेश हो तो क्या गाउस का नियम अभी भी मान्य होगा? नहीं। अरे कूलम का जो नियम है उसके अंदर नीचे क्या आता है 1/r², और उसी के सहायता से हम एक गाउस के नियम का डेरिवेशन करते हैं। यदि उसकी जगह भी 1/r³ आता तो क्या ये फॉर्मूला वैलिड होता? नहीं होता। ये वाला फॉर्मूला वैलिड भयंकर खोटा होता।
1/r³ हो कभी भी वैलिड नहीं हो सकता, 1/r² ही आना चाहिए। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। अगला बेटा दे रखा है, वो दे रखा है स्थिर विद्युत क्षेत्र विन्यास में एक छोटा प्रेक्षण आवेश किसी बिंदु पर विराम अवस्था में छोड़ा जाता है, क्या यह उस बिंदु से होकर जाने वाली क्षेत्र रेखा के अनुदिश चलेगा? चल सकता है। सीधी रेखा में होगा तो, वक्राकार रथ में होगा तो नहीं जाएगा ना। जैसे यहाँ पर एक बल रेखा ऐसे बनी हुई है, यहाँ पर आपने किसी आवेश को विराम अवस्था में छोड़ दिया रेस्ट की पोजीशन में, क्या ये विद्युत क्षेत्र के अनुदिश गति करेगा? हाँ करेगा, इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा। धनावेश होगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करेगा, ऋणावेश होगा तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेगा। क्लियर है? तो गति कर सकता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन द्वारा एक वर्तीय कक्षा पूरी करने में नाभिक के क्षेत्र द्वारा कितना कार्य किया जाता है? 0। अरे वर्तीय कक्षा है, वर्तीय कक्षा में क्या होगा? प्रत्येक बिंदु का विभव एक जैसा होगा, और प्रत्येक बिंदु का विभव एक जैसा होने का मतलब ये हुआ कि सभी पॉइंटों पर, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा जाएगा तो किया गया कार्य कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। इज इट क्लियर? हमने पढ़ा भी हुआ है कि समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। इन्हें आगे लिखा है कि यदि कक्षा दीर्घवर्तीय हो तो क्या होगा? यदि कक्षा दीर्घवर्तीय होगा तो भी कार्य बेटा क्या निकल के आएगा? 0 निकल के आएगा, क्योंकि दीर्घवर्तीय कक्षा के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक जैसा होगा, वो भी एक समविभव पृष्ठ होती है, तो वहां पे भी जो बेटा आंसर निकल के आएगा वो 0 निकल के आएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा पूछा है इसने, वो पूछा है 31 के अंदर ही अगला जो 5वां सवाल पूछा है वो पूछा, हमें ज्ञात है कि एक आवेशी चालक के आर पर विद्युत क्षेत्र असंतत होता है। एक जैसे हमारे पास में एक आवेशी चालक है, ये जैसे आवेशी चालक है, इसके आर पर इधर या इधर बात करेंगे तो विद्युत क्षेत्र कैसा होगा? असंतत होगा। असंतत मतलब अलग अलग होगा। कैसे होगा अलग अलग? अरे इधर होगा सिग्मा, जैसे मैंने मान लिया कि ये प्लस आवेश है, इस पॉइंट पर इधर पूछा जाए या इधर पूछा जाए, आपको बोला यहाँ पे विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपन में 2 एप्सिलॉन होगा, डायरेक्शन ये आएगी, और यहाँ पे सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन होगा, लेकिन डायरेक्शन ये वाले निकल के आएगी। बट पोटेंशियल क्या होगा? इस पृष्ठ के चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा बेटा? एक जैसा होगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है चालक की पृष्ठ होती है वो एक सम विभव पृष्ठ होती है। ओके, ठीक है। अगला इसी के अंदर सवाल पूछा कि किसी एकल चालक की धारिता से आपका क्या अभिप्राय है? एकल चालक की धारिता का मतलब होता है आप किसी एकल चालक की धारिता निकाल रहे हो, या जैसे इस गोले की धारिता निकाल रहे हो, या किसी प्लेट की धारिता निकाल रहे हो, जैसे इस प्लेट की आप धारिता निकाल रहे हो, मतलब आप एक यहाँ पे दूसरी प्लेट को मान सकते हैं संधारित्र बनाने के लिए, और वो दूसरी प्लेट बेटा कहाँ होगी? अनंत पर होगी। कहाँ होगी? अनंत पर होगी। यानी कि एक चालक प्लेट एक अनंत पर रखे हुए दूसरी चालक प्लेट से बना हुआ एक संधारित्र मान सकते हैं। इज इट क्लियर? एक संधारित्र का निर्माण करेगा और उसका विभव कितना होगा बेटा? 0 होगा। यानी कि उसे हम भू संपर्कित मान सकते हैं, क्योंकि अनंत पे यदि कोई प्लेट होती है तो उसका विभव 0 होता है, और 0 विभव किसका होता है? भू संपर्कित प्लेट का होता है। यानी कि दूसरी प्लेट को आप अनंत पे मानो तो वो एक भू संपर्कित प्लेट की तरह काम करेगी, और ये प्लेट है वो प्लस आवेश की तरह काम करेगी, एक संधारित्र का निर्माण होगा यहाँ पे। क्लियर है? तो ऐसा मान सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं इसी का। इसने अगला सवाल पूछा है, एक संभावित उत्तर की कल्पना कीजिए कि पानी का प्रावैद्युतांक 80 और अभ्रक के प्रावैद्युतांक 6 से अधिक क्यों होता है? देखिए, इसलिए अधिक होता है जल के अणुओं का प्रावैद्युतांक, क्योंकि जल के जितने भी अणु होते हैं उनका एक स्थायी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, एक फिक्स डायरेक्शन में होगा। बट जो अभ्रक के अणु होते हैं उनका जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो 0 होता है। जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ही 0 है तो प्रावैद्युतांक का काम कैसे करेंगे? अरे प्रावैद्युतांक का मतलब ये होता है कि एक विद्युत क्षेत्र प्रभाव प्रदर्शित करना चाहिए था, और जिनका स्थायी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होगा तो वो एक ज्यादा विद्युत क्षेत्र प्रभाव प्रेक्षित करेगा, प्रदर्शित करेगा। यानी कि इनका स्थायी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पानी का ज्यादा होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इनका प्रावैद्युतांक भी क्या होता है? ज्यादा होता है, और अभ्रक के अणुओं का प्रावैद्युतांक कम होता है। ठीक है बेटा, तो रसगुल्लो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 को करते हैं, आगे वाला एक सवाल करते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 32 जो दे रखा है वो दे रखा है, एक बेलनाकार संधारित्र में 15 सेंटीमीटर एवं 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले बेटा मैं इसको रफ कर देता हूं ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से या फिर कॉपी में लिख दो। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 32 जिसका जो दे रखा है वो दे रखा है,
एक बेलनाकार संधारित्र है अपने पास में, ये रहा एक बेलनाकार संधारित्र, ऐसा बना दो आप। क्योंकि एक्चुअली क्या मेरी पेंटिंग इतनी बढ़िया नहीं है, तो पेंटिंग में मत जाना आप, है ना। मेरे ऐसी अवार्ड विनर हूँ मैं भाई, मेरे को अवार्ड मिला था ना, इस पे ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ है पेंटिंग के मामले में, ठीक है। क्या सर मजाक भी कर लेते हो आप भी। एक बेलनाकार संधारित्र में 15 सेंटीमीटर लंबाई, यानी कि आपको इस बेलनाकार संधारित्र की लंबाई जो दे रखी है वो बेटा दे रखी है 15 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? ठीक है, मीटर में बदल देंगे इसको, तो लिखेंगे 15 × 10⁻²। इसने बोला है कि अंदर वाले गोले की त्रिज्या, यानी कि ये इसका अक्ष होगा, इसकी जो त्रिज्या है ये वाली ए, इसे हम मानते हैं ए से लिखते हैं, और ए का मान दे रखा है बेटा आपको 1.4 सेंटीमीटर। बाहर वाला जो गोला है इसकी आपको त्रिज्या यानी कि बी दे रखा है आपको, वो दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, और भीतरी बेलन को 3.5 माइक्रोकूलम का, और बाहर वाला बेलन है वो भू संपर्कित है। अरे ये तो संधारित्र का सिद्धांत होता है। अंदर वाले को आवेश दिया गया है Q आवेश, और Q का मान दे रखा है, कितना मान दे रखा है, Q = वो दिया गया है 3.5 × 10⁻⁻6। तो निकाय की धारिता और भीतरी बेलन का विभव ज्ञात कीजिए, अत्यंत प्रभाव की उपेक्षा कर सकते हैं। हाँ बेटा, हमारे को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसकी धारिता का फॉर्मूला बेटा क्या होगा, अरे जब हमने इसका भी डेरिवेशन कर रखा है, यदि आपको किसी को डेरिवेशन ध्यान नहीं है, जिसको समझना है, तो यूट्यूब पे जा करके आप वहाँ पे लिख सकते हो बेलनाकार संधारित्र की धारिता बाय मैंटोर मंगल, या फिर इंग्लिश में भी लिख सकते हो कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बाय मैंटोर मंगल। तो आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी इस वीडियो की लिंक दे रखी है, वहाँ पे भी जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। फॉर्मूला होता है बेटा इसका धारिता का, वो होता है, डेरिवेशन मैंने पूरा करवा रखा है, 2πε0 L अपॉन में, नीचे क्या लिखेंगे, लॉग, क्या लिखेंगे बेटा, लॉग लिखेंगे, A अपॉन में B अपॉन में A लिखेंगे, सॉरी B अपॉन में A लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे, देखो यहाँ पे E बेस आता है, इसको 10 में बदलेंगे तो क्या आता है आगे 2.303B आता है। इसको हम सॉल्व करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। सारी वैल्यू आपको दे रखी है, क्या मैं 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं, क्या मैं 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं, कर सकता हूँ। यहाँ पे 2 से गुणा करूंगा तो ये क्या बनेगा बेटा 4πε0, और 4πε0 की जगह लिख सकता हूँ 1/k, और यहाँ पे जो ऊपर 2 से गुणा किया तो नीचे भी तो करना पड़ेगा, यानी कि नीचे भी 2 बचेगा, यानी कि मैं लिखूंगा, हाँ बेटा इसे हम अपॉन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे 15 × 10⁻², अपॉन में 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा 4606 × log बी का बेटा मान कितना है, बी का मान दे रखा है 15, कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर है, यानी कि 10⁻², अपॉन में ए का मान कितना है 14 × 10⁻², ये इससे कैंसिल हो गया, log 15 अपॉन में log 14। इसका आप कैलकुलेटर की सहायता से आंसर निकालो, और जो भी आंसर निकल के आएगा उसका यहाँ पे मान रखो और इसे सॉल्व करो। तो बेटा जो आंसर निकल के आएगा वो बेटा आंसर निकल के आएगा log 15 अपॉन में log 14। ये बेटा जो आंसर निकल के आएगा इसको सॉल्व करोगे तो वो आएगा 121 × 10⁻12, यानी कि इसको लिख सकते हैं 121 पिकोफैरड। बेटा ये आंसर निकल के आ जाएगा, बहुत सिंपल डेरिवेशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं इसका, इसने क्या बोला है अगले पार्ट में, हाँ बेटा इसने अगले पार्ट में बोला है कि दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर कितना होगा, ये बेटा आपको निकालना है। अरे बेटा आप तो आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, तो निकालने का तरीका क्या होगा, उससे देखो विभवांतर निकालने का तरीका क्या होता है, यदि हमारे को किसी भी संधारित्र के ऊपर आवेश की मात्रा दे रखी है, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर दे रखा, मतलब आपको विभवांतर निकालना मतलब आवेश की मात्रा दे रखी है दोनों की, आपको मतलब इस संधारित्र की धारिता दे रखी है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, Q = क्या होता है CV, वहां से V का मान निकाल सकते हैं Q/C की सहायता से। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर मैं इसे रब करता हूँ, ले लिया, ओके। सेकंड पार्ट, इनका दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, इन दोनों के बीच में विभवांतर कितना आएगा, मैं मान लेता हूँ इस पॉइंट का विभवांतर VA है और इस पॉइंट का विभवांतर मैंने मान लिया VB है, तो कितना आएगा VA माइनस VB को मैं लिख लेता हूँ, V से लिख लेता हूँ विभवांतर को, ठीक है। और हमें पता है कि C = क्या होता है, Q/V होता है,
तो फॉर्मूला बनेगा v का, वो बनेगा q अपॉन में c। तो v इज इक्वल टू यानी कि दोनों प्लेटों का बीच का विभवांतर यानी कि ये वाला v मतलब ये वाला v a माइनस vb। हाँ बेटा v कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला होता है q अपॉन में c। q का मान बेटा कितना है यहाँ पे दे रखा है 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन में क्या लिखेंगे c की वैल्यू कितनी दे रखी है? अरे c को अभी हमने सॉल्व किया था 121 फेरेड, 121 फेरेड पिको फेरेड में था यानी कि 10 की घात माइनस 12। तो इसको आपको सॉल्व करना है यानी कि मैं लिख सकता हूँ इसको पॉइंट यहाँ पे लिखूंगा, यदि 1.21 करके लिखूंगा तो बेटा कितना आएगा? तो यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा 10 की घात माइनस 10 लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा? 10 की घात माइनस 10 लिखना पड़ेगा। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बेटा आंसर निकल के आएगा, वो आंसर आएगा 3.5 में 1.21 का डिवाइड करो यानी कि बात ये 36 यानी कि 2 पॉइंट के आसपास निकल गया। 2.9 या 3 के आसपास निकल के आएगा। 2.9 इंटू इसको ऊपर भेजो प्लस का 10 बनेगा, ये माइनस का 6 यानी कि प्लस का 4 वोल्ट। ये बेटा निकल के आएगा दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब इसने बोला है कि इस प्लेट का विभव कितना होगा। अरे भाई बाहर वाली प्लेट का जब विभव 0 है तो इस प्लेट का विभव निकाल सकते हैं। फॉर्मूला अरे कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे VA माइनस VB। बी प्लेट का विभव 0 होगा। क्यों 0 होगा? वो संपर्कित है इज इक्वल टू V यानी कि जो VA का मान होगा अंदर वाली प्लेट का वो V के बराबर ही होगा यानी कि V का मतलब जो विभवांतर है वो उसके बराबर होगा यानी कि 10 की पावर 4 वोल्ट। और बच्चा यही इसका आंसर है। तो बच्चों आज का जो क्वेश्चन नंबर 32 तक हमने इसको डिस्कस किया है। आगे वाले जो भी न्यूमेरिकल होंगे उससे हम अगले वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और आपने यदि चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा, मेरे को और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो बच्चा आज के लिए इतना ही। बाय बाय, धन्यवाद। It's not a game, it's a rich thing.